हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंडलीस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलीस ने क्या किया था, एक्स बाय एम वर्सेस पी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था और टेम्परेचर को उसने कांस्टेंट रख दिया था। फिर उसने वहाँ से क्या कंक्लूजन निकाले थे, हमें 3 वहाँ से कंक्लूजन मिले थे कि जब प्रेशर काफ़ी लो होता है तो जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पी की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब प्रेशर इंटरमीडिएट होता है तो जो x बाई एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p की पावर 1 बाई एन के। यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 अप टू, लेकिन जब आप 1 बाई एन को कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आएगी परमानेंट। और जब प्रेशर काफ़ी हाई होता है तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर की पावर 0 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स वो प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता। देखिए, अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं, नीचे इसका ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ देखिए आप। जब हमने x बाय एम वर्सेज प्रेशर ग्राफ देखा तो स्टार्टिंग में क्या है, जब प्रेशर लो है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रहा है। मीन्स x बाय एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। जब प्रेशर ये इंटरमीडिएट है तो x बाई एम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p की पावर 1 बाई एन के। और जब प्रेशर को हमने काफ़ी हाई कर दिया तो x बाई एम है वो प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो गया, उस पर डिपेंड करना ही बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग में सरफेस एरिया बिल्कुल एम्प्टी था, पार्टिकल्स आए, एडजॉर्ब हो गए, हमने प्रेशर इंक्रीज किया और ज़्यादा पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो गए। लेकिन धीरे धीरे क्या है, कंप्लीट सरफेस एरिया कवर हो गया। अब हम प्रेशर तो लगा रहे हैं लेकिन पार्टिकल्स को एडजॉर्ब होने के लिए स्पेस ही नहीं मिल रहा, तो पार्टिकल्स तो एडजॉर्ब होना बंद कर देंगे, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा प्रेशर के। अगर हम तो यहाँ पे एक टर्म और है, ये पीएस का मतलब होता है सैचुरेटेड प्रेशर। मीन्स वो प्रेशर जिसके बाद एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड करना बंद कर दे, उसको हम सैचुरेटेड प्रेशर बोलते हैं। ये लिमिटेशन भी थी एक फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की। लिमिटेशन क्यों थी? क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इस पॉइंट पे आके जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर पे डिपेंड करना बंद कर देता है अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलीज। तो ये उसकी लिमिटेशन थी कि भाई उसने डिपेंड करना कैसे बंद कर दिया। अब अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ देखें x बाई एम वर्सेज पी का, T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, T3 टेम्परेचर, और हमें पता लगाना है कि कौन सा टेम्परेचर हाईएस्ट है, कौन सा लोवेस्ट है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? देखो, सिंपली जो एड्जॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और आपको पता है अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल जब भी कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर हम उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो मीन्स जिस केस में एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन मिनिमम है वो टेम्परेचर मैक्सिमम है। तो यहाँ पे देखिए एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन सबसे कम है, इट मीन्स टेम्परेचर T1 जो है वो हाईएस्ट है, T1 टेम्परेचर, देन T2, देन T3। अब देखिए, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं log ऑफ x बाई एम वर्सेज log ऑफ p के बीच में, हमारी इक्वेशन क्या थी इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर, x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p की पावर 1 बाई एन के। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम रिमूव करेंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा k। अब दोनों साइड हम log लेंगे, log ऑफ x बाई एम इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस में 1 बाई एन log ऑफ p। हमने यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा दी, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। तो स्टार्टिंग में तो ये हो जाएगा log ऑफ k प्लस log ऑफ p की पावर 1 बाई एन। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी लगाई लॉगरिथम की, वो प्रॉपर्टी क्या होता है कि m की पावर अगर n है तो पावर आगे आ जाती है, तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा 1 बाई एन log ऑफ p। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर दिया ये प्रॉपर्टी। देखिए, हमें ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, log ऑफ x बाई एम वर्सेज log ऑफ p। ये हमारा y एक्सिस के ऊपर है, ये हमारा log ऑफ p x एक्सिस के ऊपर है। अब आपको टेंजेंट की इक्वेशन तो पता ही होती है, क्या होती है, y इज इक्वल टू
mx प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे y जो है, y एक्सिस के ऊपर क्या है, log ऑफ x बाय m, x एक्सिस के ऊपर क्या है, log ऑफ p, मीन्स ये हमारा हो गया x। तो जो x के साथ में होता है वो क्या होता है, m मीन्स स्लोप, यहाँ पे m है स्लोप और c है इंटरसेप्ट। तो देखिए हमारा स्लोप इस केस में क्या है, 1/n, मीन स्लोप हमारा पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट c हमारा क्या है, log ऑफ k। इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव है, स्लोप हमारा पॉजिटिव है, तो ग्राफ यही आएगा ना। मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है, y एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करेगा और स्लोप हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट है एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। ठीक है, इस बार हमें लिक्विड लेना है। आपको नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन एसिडिक एसिड इज शेक विद चारकोल देन सम ऑफ द एसिड इज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। हमने क्या किया, थोड़ा सा एसिडिक एसिड लिया, उसके अंदर चारकोल डाल दी, एक्टिवेटेड चारकोल। तो जब हमने उसको शेक किया तो हमने क्या देखा कि जो चारकोल था उसके सरफेस पे एसिटिक एसिड है वो एडजॉर्ब हो गया। अब अगर हम इसके लिए इक्वेशन देखते हैं, अगर हमारा सॉल्यूशन फेज है तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस सॉल्यूशन फेज में हम क्या करेंगे, गैसेस फेज में हम प्रेशर यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, सी कंसंट्रेशन, एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन कंसंट्रेशन की पावर 1/n। आगे बिल्कुल सिमिलर रहेगा, जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा, जैसे पीछे हमने ग्राफ प्लॉट किया था सेम हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। नंबर 1, इन गैस मास्क। देखो जो कोल माइंस में जो वर्कर काम करते हैं वो क्या करते हैं, परमानेंट एक गैस मास्क पहन के रखते हैं, क्योंकि कोल माइंस में काफ़ी पॉइजनस गैसेज रिलीज होती हैं जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं। तो अब जो गैस मास्क है उसमें ऐसी क्या खास बात होती है कि वे गैस मास्क उसने पहन लिया वर्कर ने तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो गैस मास्क होते हैं उनके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल लगा होता है। एक्टिवेटेड चारकोल जो है काफ़ी फाइन होता है, इसलिए वो बेस्ट एडजॉर्बेंट में माना जाता है जनरली। तो वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, जितने भी पॉइजनस गैसेज हैं उनको अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा, और जो नॉन हार्मफुल गैसेज हैं वो ब्रीथिंग के थ्रू अंदर चली जाएंगी, तो इसलिए उनके लिए वो डेंजरस नहीं होती सिचुएशन। सेकेंड, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जब हमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी होती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना होता है, तो हम क्या करते हैं, सिलिका जेल या फिर हम एल्यूमिना जेल का यूज़ कर लेते हैं। सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल क्या करती है, मॉइस्चर को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगी और मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अगर हमारे पास कोई भी कलर्ड सॉल्यूशन है और हम चाहते हैं उसको कलरलेस बनाना, तो उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम एनिमल चारकोल या एक्टिवेटेड चारकोल उसको हम बोल सकते हैं वो डाल देंगे। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, सारे कलर्ड सब्सटेंस को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा और जो हमारा सॉल्यूशन बचेगा बिल्कुल कलरलेस होगा। नेक्स्ट है इनक्यूरिंग डिजीज। देखो हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं वो भी जनरली एब्जॉर्प्शन के फिनोमिना पे ही काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी जर्म्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, उस मेडिसिन के सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। जब वैक्यूम क्रिएट करना हो तब भी क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल का हम यूज़ करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करते हैं, अपने सरफेस पे एयर को एब्जॉर्ब कर लेगा और वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। आपने क्लास +1 में पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी, आपने वहाँ पे TLC भी पढ़ी थी, पेपर क्रोमेटोग्राफी भी पढ़ी थी। तो आपने क्या देखा था, वो जो सारे के सारे जो क्रोमेटोग्राफी हैं किस फिनोमिना पे काम करती हैं, जनरली एड्जॉर्प्शन पे। मीन्स अलग अलग सब्सटेंस की एड्जॉर्प्शन पावर अलग अलग होती है, इसलिए वो अलग अलग लेवल पे जाके सेपरेट हो जाएंगे। आपने 9th में भी एक्सपेरिमेंट किया था कि मान लो हमारे पास ब्लू इंक है, रेड इंक है, तो हमें उनको सेपरेट करना है मिक्सचर से, तो हम क्या करते हैं, उनको उनके एड्जॉर्प्शन पावर के बेसिस के ऊपर सेपरेट कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैटलिस्ट। द सब्सटेंस विच चेंजेस द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इन द रिएक्शन।
देखो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। वैसे तो हम चेंज बोलते हैं क्योंकि वो डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन डिक्रीज वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जनरली जो कैटलिस्ट क्या करता है वो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होता और वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैटालिटिक प्रोमोटर। कैटालिटिक प्रोमोटर कौन से होते हैं? दी सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू कैटलिस्ट फॉर इम्प्रूविंग इट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। मीन्स वो सब्सटेंसेस जिनको अगर हम कैटलिस्ट के साथ में मिक्सअप कर दें तो कैटलिस्ट की पावर है और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी उसकी कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल हैबर प्रोसेस जिससे हम अमोनिया बनाते हैं, N2 प्लस में H2 गिव्स अमोनिया। इस प्रोसेस के अंदर जो आयरन है वो हमारा कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट का काम करता है, रिएक्शन की स्पीड को काफ़ी इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन अगर उसी में हम थोड़ा सा मोलिब्डेनम डाल दें आयरन के साथ साथ तो रिएक्शन की स्पीड और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मोलिब्डेनम है वो को कैटलिस्ट का काम करता है, कैटालिटिक प्रोमोटर का काम करता है। ये कैटलिस्ट की स्पीड को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैटालिटिक पॉइजन। दीज आर द इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन द रिएक्शन एंड स्लो डाउन द कैटालिटिक प्रोसेस। देखो मैंने ऊपर बोला था कि जो कैटलिस्ट है वो सिर्फ रिएक्शन को इंक्रीज ही नहीं करता, वो कई बार डिक्रीज भी कर देता है। वो कंडीशन क्या होती है? जब अगर रिएक्शन में कैटालिटिक पॉइजन प्रेजेंट है तो उसकी वजह से जो कैटलिस्ट की पावर है वो डिक्रीज हो जाती है और रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है? जो कैटलिस्ट हम लेके चलते हैं वो या तो हम प्लैटिनम लेते हैं या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, ये हम कैटलिस्ट लेते हैं। लेकिन जो सल्फर है उसके साथ में आर्सेनिक या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है और वो इम्प्योरिटी कैटालिटिक पॉइजन का काम करती है। पहले हमें इम्प्योरिटी को रिमूव करना पड़ता है, अदरवाइज रिएक्शन है काफ़ी स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है? सेम, और जीनियस का मतलब फेज, जिसमें फेज सेम रहता है। व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, मतलब फेज अगर सेम रहे, वही फेज रिएक्टेंट का है वही कैटलिस्ट का है, तो उसको हम होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। अब देखिए यहाँ पे SO2 का फेज क्या है? गैसियस फेज में प्रेजेंट है, ये O2 है ये भी गैसियस फेज में है। और जो हमारा कैटलिस्ट है NO, उसका फेज भी क्या है? गैस। तो फेज सेम है, अगर फेज सेम है रिएक्टेंट का कैटलिस्ट का तो हम उसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस कैटलिस्ट। अब नेक्स्ट है हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज, क्योंकि हेट्रो का मतलब ही क्या होता है? डिफरेंट, और जीनियस का मतलब फेज, जो फेज डिफरेंट हो। अब देखो इस रिएक्शन में SO2 गैसेस फेज में है, O2 ये भी गैसेस फेज में है, SO3 हमारा प्रोडक्ट बन गया गैसेस फेज में। अगर इसी रिएक्शन में देखो, रिएक्शन तो दोनों सेम है ना, अगर इसी रिएक्शन में हम प्लैटिनम डाल दें, प्लैटिनम किस फेज में मिलेगा? सॉलिड फेज में, तो ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है इसमें एडजॉर्प्शन कैसे होता है, क्या इसका मैकेनिज्म है? देखिए इसमें 5 स्टेप होते हैं टोटल। नंबर 1, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। देखो ये हमारा कैटलिस्ट है, ये जो कैटलिस्ट का सरफेस है एम्प्टी, जिसके ऊपर रिएक्टेंट जाके एडजॉर्ब हो सकता है, तो ये हमारा कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज, वैकेंसी है इसके पास में, एम्प्टी स्पेस है। ये क्या है? रिएक्टिंग मोलिक्यूल। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होते हैं? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके डिफ्यूज हो जाएंगे। देन एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जो रिएक्टेंट हैं वो इसके सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाएंगे। देखिए ये हमारा रिएक्टेंट था, ये कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो गए। देन अकरेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। उसके बाद में क्या होगा? एक इंटरमीडिएट बन जाएगा।
रिएक्शन हुई, देखिए ए बी के बीच में भी बॉन्ड बन गया, ये हमारा इंटरमीडिएट है। नंबर 4, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। इंटरमीडिएट बना, उसके बाद में डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है वहां से, डिसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल, सरफेस से रिमूव हो गया, और फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट कर लेते हैं, बिल्कुल वहां से फार अवे ले जाएंगे। तो टोटल 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में डिफ्यूजन होगा, रिएक्टेंट है वो कैटलिस्ट की सरफेस पे जाके डिफ्यूज हो जाएगा, फिर केमिकल रिएक्शन होगी, सरफेस पे एडजॉर्ब होगा वो, फिर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, देन डिसॉर्प्शन, और फिर हम उसको रिमूव कर लेंगे, बिल्कुल दूर ले जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट और कैटालिटिक रिएक्शन। नंबर 1, मास ऑफ कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। देखो जितना हम कैटलिस्ट डालेंगे स्टार्टिंग में, जब रिएक्शन हमारी खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो एज इट इज कैटलिस्ट हमें वापस मिल जाएगा। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, क्योंकि देखो आपने ऊपर देखा तो है, कैटलिस्ट ने काम क्या किया, सिर्फ अपना सरफेस ही तो प्रोवाइड किया ना, ये कैटलिस्ट था, इसने अपना सरफेस प्रोवाइड किया, लास्ट में कैटलिस्ट तो एज इट इज मिल गया आपको, तो कंज्यूम ही नहीं हुआ रिएक्शन में। सेकंड, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू ब्रिंग अ लार्ज चेंज। ऐसा नहीं होता कि कैटलिस्ट आपको थोक के भाव में डालना होता है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में हम कैटलिस्ट को लेते हैं, उतनी अमाउंट ही सफिशिएंट होती है कैटलिस्ट की। नेक्स्ट, अ कैटलिस्ट कांट इनिशिएट अ रिएक्शन। ऐसा नहीं होता कि कोई भी रिएक्शन है, वो रिएक्शन हो ही नहीं रही, प्रोसीड ही नहीं करी और कैटलिस्ट डाल दिया तो प्रोसीड हो जाएगी। सिर्फ जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उन्हीं में कैटलिस्ट डालने के बाद में उनकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अ कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज फाइनली डिवाइडेड। देखो ये आपने ऊपर भी पढ़ा था, कोई भी सब्सटेंस फाइनली डिवाइडेड है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा, इसीलिए कैटलिस्ट तभी ज़्यादा इफेक्टिव होगा जब वो फाइनली डिवाइडेड हो। नेक्स्ट, कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर, मीन्स each रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट। काफ़ी स्पेसिफिक नेचर के होते हैं कैटलिस्ट, ऐसा नहीं होता कि मतलब एक ही जो कैटलिस्ट है वो आप किसी भी रिएक्शन में डाल दोगे, हर एक ही रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है। जैसे आपने ऊपर देखा था, अमोनिया अगर हम बना रहे हैं तो कैटलिस्ट हमने कौन सा लिया था, आयरन। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, पहले SO3 की फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, तो हमने कैटलिस्ट वहाँ पे क्या लिया था, प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो हर एक रिएक्शन का अपना एक सेपरेट कैटलिस्ट होता है। नेक्स्ट, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द फाइनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इट ओनली डिक्रीज द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं होता कि इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा कैटलिस्ट, सिर्फ ये होता है जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा। ना उसकी वैल्यू में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई चेंज होगा, ना इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। सबसे मेन फीचर है इट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट जो है, देखो मैंने ऊपर आपको बताया था कि हम आगे पढ़ेंगे, वैसे तो चैप्टर नंबर 4 में ग्राफ के साथ आएगा ये, कि एक्टिवेशन एनर्जी को ये डिक्रीज कैसे करता है। देखो कैटलिस्ट क्या करता है, मैं आपको एक रफली ग्राफ बना के बताती हूँ। देखो कैटलिस्ट क्या, ध्यान से समझना, ये जो है ये होता है एनर्जी बैरियर। मीन्स कोई भी रिएक्टेंट है, ये है रिएक्टेंट आर, और ये है यहाँ पे, यहाँ पे। देखो कोई भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट होगा जब वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देगा, मतलब उसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर दे। अब जैसे रिएक्टेंट है, इसके पास कितनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी इसके पास है, इसको कितनी की और ज़रूरत है, इतनी एनर्जी की।
इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना उसको, कितनी एनर्जी की उसको और रिक्वायरमेंट है, देखो ये जो है इतनी एनर्जी की, इतनी तो रिएक्टेंट के पास है यहाँ से यहाँ तक, इतनी और चाहिए। तो ये जो एडिशनल एनर्जी है ना, जितनी उसके पास नहीं है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी तो रिएक्टेंट के पास एनर्जी है, इसको एक्स्ट्रा इतनी और चाहिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए। लेकिन जब हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है। मतलब पहले रिएक्टेंट के पास एक ही रास्ता था कि वो ऐसे जाएगा, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो कैटलिस्ट है वो एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। देखो इसने ये वाला पाथ प्रोवाइड कर दिया। इसमें आप देख सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, सिर्फ इतनी है ना, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन है उसकी स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कैसे करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। और नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिसिस। नंबर 1, एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मतलब क्या है, किसी भी कैटलिस्ट की कितनी पावर है रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने की। फॉर एग्जाम्पल H2+ में O2 गिव्स वाटर। जब वाटर की फॉर्मेशन होती है, सिंपली अगर हम इसमें जो प्लैटिनम है कैटलिस्ट ना डालें तो रिएक्शन को मतलब काफ़ी टाइम लग सकता है, मीन्स ईयर्स में टाइम लगेगा इसको। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ी सी अमाउंट में भी प्लैटिनम को डाल देते हैं, कैटलिस्ट हमने डाल दिया, तो रिएक्शन एक्सप्लोजिव रेट से कंप्लीट हो जाएगी। देखिए ये इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। किसी भी कैटलिस्ट की कितनी पावर है, क्या एबिलिटी है रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने की, कितनी रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ रिएक्शन एंड गिव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर हम रिएक्टेंट को सेम रखें और ओनली प्रोडक्ट को हम चेंज कर दें, सॉरी कैटलिस्ट को हम चेंज कर दें, तो भी प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप, हर बार हमने रिएक्टेंट को क्या लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में H2 हाइड्रोजन, ये लिया है ना हमने। सिर्फ हमने क्या किया है, कैटलिस्ट चेंज किया। अगर हमने कॉपर ले लिया तो फॉर्मेशन किसकी हुई, एल्डिहाइड की। अगर हमने जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड लिया कैटलिस्ट तो किसकी, मिथेनॉल, अल्कोहल बन गया उधर। और अगर हमने निकल ले लिया तो वहां पे क्या बन गया, मीथेन। तो देखो सिर्फ कैटलिस्ट चेंज करने से जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी। नेक्स्ट है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। द कैटालिटिक रिएक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वो कैटालिटिक रिएक्शन जो किस पे डिपेंड करती हैं, कैटालिस्ट के तो स्ट्रक्चर पे और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइज पे, उनको हम शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जियोलाइट्स। अब देखिए जियोलाइट्स में एक इंपॉर्टेंट बात होती है, जियोलाइट्स आर हीटेड बिफोर यूज। जब भी जियोलाइट को यूज़ करते हैं पहले उनकी हीटिंग करते हैं। अब उनकी हीटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम जियोलाइट की हीटिंग करते हैं तो उनके अंदर जो वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और वाटर मोलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा, मीन्स वो पोरस हो जाएंगे। और जितना ज़्यादा जो हमारा कैटलिस्ट है वो पोरस होगा, रिएक्टेंट की जो स्पीड है रिएक्शन की वो उतनी फास्ट हो जाएगी। इसलिए परमानेंट हम उनको हीटिंग करते हैं जियोलाइट को यूज़ करने से पहले, ताकि वो पोरस बन जाए। यूज़ क्या है शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस के, दीज आर यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, आपने +1 में भी पढ़ा था ZSM5। ZSM5 क्या करता है, अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है। तो ZSM5 का क्या काम है, अल्कोहल से अगर डायरेक्टली हमें पेट्रोल बनाना है तो हम ZSM5 का यूज़ करते हैं।